गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े थे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला था कि एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट वेलोसिटी, ठीक है, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन साइमल्टेनियसली एक टाइम पे बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका देखेंगे इन्होंने क्या बोला था। इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine it is impossible to determine simultaneously the exact momentum, exact position and exact momentum। एग्जैक्ट मोमेंटम कहने का मतलब ये है, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इससे इन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। इक्वेशन क्या है अपने पास कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डॉट डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो चेंज इन मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू डेल्टा एम वी लिख सकते हैं हम लोग। तो पहला फॉर्मूला तो यही हो गया। अब मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो यहाँ दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और डेल्टा पी का वैल्यू लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि डेल्टा पी जो होगा आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये आप अदिति, आप लोगों ने लिखा था जो मैंने दिया था? Yes, sir. हाँ, सर लिया आप? नो सर, मैंने नहीं लिखा था। एक मिनट, आप स्लाइड कर सकते हैं? तो मैं स्लाइड पीछे नहीं होगा। हम सर हाँ, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट प्लीज।
हाँ, आपने कहाँ तक लिखा है आलिया? सर हमने एक फॉर्मूला दिया था डेल्टा x इंटू डेल्टा m फिर ठीक है, देखिए इधर मतलब वो लिख लिया था, स्टेटमेंट आपने लिख लिया था। यस सर। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे p इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो डेल्टा p इज इक्वल टू हम लिखते हैं, चेंज इन मास नहीं होता, मास तो कांस्टेंट होता है, m इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स डॉट m डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये लिखा था कि डेल्टा एक्स क्या होता है अदिति, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। अदिति, Yes, sir. और डेल्टा वी जो Delta होता V. है, डेल्टा वी क्या, Uncertainty in velocity. अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी। और delta P uncertainty in momentum. डेल्टा पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। डन सर। चलिए, अब इस पे कुछ सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अपना, इफ द uncertainty in position of a moving particle is zero, find out uncertainty in momentum. Find out uncertainty in momentum. सर इसकी इंफिनिटी होगी ना, हाँ, इन्फिनिटी होगी। इनकी साथ में वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट डेल्टा पी। तो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0। तो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 0 आ जाएगा, और 0 जब भी आपका डेनोमिनेटर में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है Yes. आलिया, यस सर, आ गया था सर। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। Uncertainty in position of particle
when the uncertainty in momentum, when the uncertainty in momentum is, पहला ए दे रखा है, जब ये 1 into 10 raised to the power -3 ग्राम kg मीटर पर सेकंड होता है, -3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, और बी दे रखा है जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0 हो तब बताना। तो दोनों का बताइए। बहुत आसान सवाल है ये सब, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2-3 फिर अपना क्वांटम नंबर शुरू करेंगे। हो गया। पहले का 0.527 into 10⁻⁻24 -24 क्या लीटर? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। दूसरे का? दूसरे का इन्फिनिटी। दूसरे का इन्फिनिटी। वेरी गुड। अदिति? यस सर। सॉरी आलिया? यस सर, आ गया है। दोनों का आ गया। इसका सबसे पहले ये ग्राम पर सेंटीमीटर में है। एक बार ये एच जो है, एच का जो वैल्यू मैं बताया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है, ये बेसिकली जो है आपका ये एसआई यूनिट में है, तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए, अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अर्ग सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6.626 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 27 अर्ग आ जाएगा, है ना अदिति? यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये आलिया पता नहीं नेट वीक है इनका। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी in velocity of a cricket ball. Calculate the uncertainty in velocity of a cricket ball of mass 150 gram if the uncertainty in its position is, if the uncertainty in its position is of the order, आलिया पिछले वाला क्वेश्चन हो गया था, ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। यस सर। h का वैल्यू दे रखा हूं मैं, h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
ये भी हो जाएगा इजीली। सर ये 3.5 into 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड है। -24 है ना? हाँ यस सही सर। है। सर एक बार बता लीजिए। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, डेल्टा एक्स, और बेसिकली हमें क्या निकालना है मास निकालना है। तो इसको काम करते हैं, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। अब यहाँ पे हमें जो पूछ रखा है वो वेलोसिटी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? पोजीशन तो दे ही रखा है, इतना है, इज ऑफ द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। डेल्टा पी के बारे में नहीं, हमें क्या पूछना है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा पी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब हमें जो निकालना है उस पर फोकस करेंगे, किस पे, हमें डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देंगे, बाकी सब राइट हैंड साइड पे ला देंगे, एच अपॉन 4 पाई। और फिर एम हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो, और डेल्टा एक्स भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻34 अपॉन में 4 पाई है, तो 4 इंटू 3.14। एम का वैल्यू 150 ग्राम दे रखा है, तो इसको किस में रखेंगे बताइए जरा। 150 ग्राम दे रखा है, तो इसको हम केजी में ग्राम कन्वर्ट में कर ही लेंगे। ग्राम में थोड़ी रखेंगे, सर केजी में केजी। रखेंगे। बताइए, यहाँ पे केजी में दे रखा है ना एच का वैल्यू, यस सर। तो यहाँ पे तो केजी में करना पड़ेगा। 150 इंटू 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई केजी में कर देंगे। उसके बाद आपके पास डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो 1 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? यस सर। बस अभी इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी का जो वैल्यू आएगा बेसिकली वो 3.499 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यस सर। आलिया यस सर। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस सर। ये फिर से गायब हो गया, इनका नेटवर्क वीक हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करके आगे तरफ चलते हैं, अपना एक नया टॉपिक लेते हैं, क्वांटम नंबर्स। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 मिनट आ जाएंगे, तब तक टॉपिक डालते हैं तब तक। क्वांटम नंबर्स, आलिया आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करती हैं, एनसीईआरटी और? सर एक और वो बुक है कोई, एसएल अरोड़ा की, क्या वैसी? एसएल अरोड़ा या प्रदीप एसएल अरोड़ा की तो शायद फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री नहीं, भी आती है। टंडन कोई, याद ओपी नहीं, टंडन, दोनों में मिक्स। यस सर। ओपी टंडन, टंडन तो शायद मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक होगा ना उसमें, या फिर सारे हैं, सर बत्रा इसमें कर। सारे टाइप के हैं, थोड़े थोड़े। ओके ओके गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये आए नहीं अब तक। देखिए क्वांटम नंबर्स बेसिकली होता क्या है, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, ठीक है, हर चीज ये क्वांटम नंबर देता है अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से एड्रेस वगैरह या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, जैसे आधार कार्ड होता है अपना, वैसे ही ये क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे पता चलता है किस सेल में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिट में है, और किस तरीके से है, अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला क्वांटम नंबर होता है उसको हम लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्यूएन लिखूंगा मैं। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका, वो आता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और किसी किसी बुक में और भी नाम है, जैसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है ये? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके बाद आ जाता है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है।
ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर जो कि सबसे आसान होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली जो होता है वो होता है शेल के बारे में। क्या होता है? शेल के बारे में होता है। और ये जो होता है आपका सब शेल के बारे में होता है। किसके बारे में होता है? सब शेल के बारे में होता है। और ये जो एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये होता है ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में होता है? ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में होता है, मतलब अप स्पिन होगा या डाउन स्पिन होगा। ये जब करेंगे हम लोग तो आपको क्लियर हो जाएगा अप स्पिन और डाउन स्पिन की क्या बात हो रही है। ठीक है, प्रिंसिपल यस सर। क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली हम ऐसा ही करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखिए जैसे ये आपका शहर हो गया, शहर में ये कॉलोनी हो गया, ये क्या हो गया आपका फ्लैट नंबर हो गया, और फिर उसके अंदर के रूम की बात कर लेते हैं। इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन देता है, इसे लिख लीजिए आप। सर हो गया। चलिए, तो अब टॉपिक डालेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये गिवन बाय बोर, गिवन बाय ये बोर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स या इट गिव्स, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ शेल, शेल के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए E इज इक्वल टू हमने जब लगाया था तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वोल्ट आया था। क्या आया था? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वोल्ट आया था। तो जेड तो कांस्टेंट ही होता है हर एक एलिमेंट का, लेकिन एन जो होता है वो वैरी करते रहता है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ शेल और गिवन बाई बोर हो जाएगा। यस और ये सर। रेडियस भी बताता है। क्या बताता है? कि रेडियस ऑफ एटम बोल लीजिए या ऑर्बिटल कितने डिस्टेंस पे है, तो ये रेडियस भी बताता है। ठीक है, तो एनर्जी वाला अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसी एक एलिमेंट का कांस्टेंट करके एन चेंज करते जाएंगे, वैल्यू देता जाएगा। रेडियस आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड की बात होती है। जेड सिमिलर है, एन चेंज होता रहेगा आपका और रेडियस देते जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं पहले भी बोला हूं कि जो एन का वैल्यू होता है वो क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 ऐसे ही चला जाएगा। और हमें पता है E1 लेस देन E2 होगा, E2 लेस देन E3, ऐसे ही चला जाएगा। जबकि रेडियस की बात करते हैं तो R1 ग्रेटर R1 से R1 ग्रेटर देन R2 होगा, R2 R3 ऐसे। न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज करता है, वैसे ही रेडियस न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बेसिकली, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका सब शेल के बारे में देता है। ठीक है, क्या देता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे सोमरफेल्ड, उन्होंने दिया था, सोमरफेल्ड, गिवन बाय सोमरफेल्ड। और ये जो एल का वैल्यू होता है बेसिकली, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स सबशेल, सबशेल रिप्रेजेंट करता है, ये सबशेल को रिप्रेजेंट करता है आपका। जैसे शेल के अंदर जो चीजें आएंगी वो क्या होंगी? सबशेल होगा। ठीक है, एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है, एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, किस शेप का होगा अभी पता चलेगा आपको। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका एक फॉर्मूला आएगा जो कि एल पे डिपेंड करता है, वो पता चलेगा। और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए ये जो वैल्यूज जो होता है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन
n, वैल्यूज ऑफ l जो होता है वो डिपेंड करता है n पे। यस सर। वैल्यूज ऑफ l डिपेंड्स अपॉन n, ठीक है। l का जो वैल्यू होता है ना वो बेसिकली 0 टू n-1 तक होता है, ठीक है। अब कभी भी l का वैल्यू निकालना हो तो n के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और n का जितना वैल्यू होगा l का उतना कैसे वैल्यू करेंगे, जैसे मान लीजिए l n का वैल्यू 4 हो गया तो l का वैल्यू यहाँ पे होगा 0 1 2 3, 4 नहीं होगा, n-1 से, 0 से शुरू होगा, n का जितना वैल्यू होगा उससे एक कम तक होगा l का वैल्यू, विच इज कॉल्ड azimuthal क्वांटम नंबर, विच गिव्स shape of orbital, it represents subshell, and it also gives orbital angular momentum। ये फॉर्मूला अभी आपको पता चलेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। यस सर। हो गया। यस सर। अदिति, यस सर। वो थोड़ा लाइट चला जाता है, वाईफाई चला जाता है थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, n इज और इक्वल बाल। टू, n इज इक्वल टू 4 पे l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, l का वैल्यू 2 भी हो सकता है, l का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कहते हैं, अगर l का वैल्यू 0 होता है इसका मतलब s सबशेल, l का वैल्यू 2 होता है मतलब p सबशेल, l का वैल्यू 3 होता है मतलब d सबशेल, l का वैल्यू 3 होता है मतलब f सबशेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और एस सबशेल जो होता है वो होता है आपका स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल शेप का होता है, ये डंबल शेप का होता है, डंबल शेप का होता है कौन, पी सबशेल, और डी सबशेल जो होता है वो आपका डबल डंबल शेप का होता है, और जो एफ सबसेल होता है ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, इसका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हमें यहीं तक एस पी डी एफ पे ही फोकस करना है अगर शेप की बात करें तो, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए, अब हम जब बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो मैंने बताया एक फॉर्मूला देगा, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन, l/l+1, h/2 पाई को हम h बार भी लिख देते हैं और डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ l/l+1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि h बार इज इक्वल टू h/2 पाई ही होता है। दूसरी बात कि अगर आपको सबसेल का नाम दे दे, जैसे कि डी सबसेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो डी सबसेल पे हमें पता है कि एल का वैल्यू क्या होगा, तो हम इजीली रख सकते हैं एल का वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, यस सर। तो इससे लिख लीजिए।
हो गया। यस सर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ S सबशेल एंड P सबशेल। S सबशेल और P सबशेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए। कितना आया? सर एस का 0 आ रहा है। S का 0 आ रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम करेंगे h/2 अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। S का वैल्यू कितना होता है L पे? और P का आ रहा है H2 √π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा h/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा √2 h/2 हो जाएगा। यस सर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ the representation of an orbital with n is equal to 4 and L is equal to 1। इस पे बताइए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ए ऑप्शन है 4D, बी ऑप्शन है आपका 4S एंड सी ऑप्शन है 4P एंड डी है आपका 3S। सर 4P। कितना आ जाएगा 4P आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है और L इज इक्वल टू 1 तो Yes, 4P हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। हो जाएगा 18 है शायद। 18 होगा। ये एम शेल का मतलब कितना, n इज इक्वल टू कितना होगा 3 क्वांटम। n के एल एम हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 2n स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू ये फॉर्मूला धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला जब n गिवन होगा तो क्या लगा देते हैं 2n स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए अब अपने पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या देता है, पहले ही हम बात कर चुके हैं, ये m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है बेसिकली ये लिख सकती हैं कि ये एक साइंटिस्ट लिंडेथ है, उन्होंने दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होता है वो L पे डिपेंड करता है। उससे पहले हम ये लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इट रिप्रेजेंट्स
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर ऑर्बिटल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यूज ऑफ m डिपेंड्स अपॉन l, एल पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखेंगे, जितना एल का वैल्यू होगा, एम का वैल्यू -L2 प्लस एल हो जाएगा। एम का वैल्यू क्या होगा, -L2 प्लस एल। ठीक है, जस्ट सपोज एल का वैल्यू आपको दे दिया 2, इसका मतलब क्या हुआ, एम का जो वैल्यू होगा -2, -1, 0, 1, 2। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि ये एसपीडीएफ में कितने बॉक्स बनेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। यस सर। चलिए, अब देखिए, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे कि L इज इक्वल टू, जैसे N इज इक्वल टू मैंने 4 कंसीडर कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, L इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। 0 का मतलब S सबशेल। ठीक है, अब देखिए 0 है अगर L का वैल्यू, तो M का जो वैल्यू होगा -0 प्लस 0 और 0, मतलब क्या होगा, M इज इक्वल टू 0 ही तो हुआ। फिर हम अगर हम L इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 4 है, तो L इज इक्वल टू 0 हो गया, L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। 1 का मतलब P सबशेल हुआ, P सबशेल। और यहाँ पे क्या कर देंगे, M का जो वैल्यू होगा वो बताइए जरा। तो -1, 0 और 1। 0 और 1। फिर सिमिलरली यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 लेंगे, और 2 का मतलब D सबशेल, और D सबशेल में M का जो वैल्यू होगा क्या आ जाएगा आपका, -2, -1, 0, 1, 2। सिमिलरली L इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो F सबशेल लेंगे, और F सबशेल लेंगे, तो M का वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 होगा कि नहीं। यस सर। अब देखिए, इसी वजह से m का वैल्यू 0 होने की वजह से एक बॉक्स आता है s सबशेल में। p में कितना आ जाएगा, इसी हिसाब से 3 आ जाएगा। 3 बॉक्स। ठीक है, 3 बॉक्स आ जाएगा। d में कितना आ जाएगा आपका, 5 बॉक्स। 5 बॉक्स आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। और f में कितना आ जाएगा आपके पास, f में कितना आ जाएगा, 7 आ 1, 2, जाएंगे। 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आ जाएगा आपके पास 7। s सबशेल तो आपका, एस सबशेल जो होता है आपका, वो तो स्फेरिकल होता है, स्फेयर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है आपका, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ऐसे लिख सकते हैं -1, 0, 1। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डी में क्या क्या होता है पता है आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, एक मिनट मैं सही से लिख रहा हूँ, ये 3 बॉक्स तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड हो गया। जो चौथा बॉक्स है उसमें हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेते हैं, और कोई सा भी dz स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और f सबसेल जो होता है, मैंने पहले ही बता रखा आपको, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके बारे में हमें अभी नहीं जानना होता है। क्लियर है। यस सर। तो ये होता है आपका L इज इक्वल टू 0 पे ये सारी चीजें। और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताइए जरा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। P में कितना हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। D में कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। F में कितना हो जाएगा, 14 हो 14 जाएगा। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके सर। ठीक है, अब देखिए, इन सब पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, हम शेप का जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इसको सीखते हैं, क्योंकि जो शेप है उस थोड़ा सा सही से बनाना होता है। मैं अभी बना दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें हो गई, तो अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो पहले स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बताया कि ये जो होता है आपका गिवन बाय गॉडस्मिथ एंड, अजीब सा नाम है इनका, यूएच को अगर हम वो लैंडबैक। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं थे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपको स्पिन मोमेंटम देता है, स्पिन देता है, स्पिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक स्पिन जो होता है आपका क्लॉकवाइज होता है, स्पिन अप होता है। ठीक है, स्पिन अप होता है, स्पिन अप इलेक्ट्रॉन जो होता है। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस हाफ ले लेते हैं, प्लस माइनस हाफ।
ठीक है। एक स्पिन अप होता है जिसको क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, स्पिन अप कहते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन डाउन कहते हैं हम। क्लॉकवाइज इसको क्या कहते हैं हम, स्पिन डाउन कहते हैं, स्पिन डाउन, ठीक है। स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन, इसका भी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस प्लस हाफ। तो बेसिकली हम एक रेफरेंस ले लिए हैं कि स्पिन अप के लिए प्लस हाफ लेना है और स्पिन डाउन के लिए माइनस हाफ लेना है। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे एक आ जाता है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वैसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जब बात होती है तो यहाँ पे वही चीज होता है, सेम चीज, बस यहाँ पे h अपॉन 2 पाई, वहां पे जैसे था h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। ये होता है स्पिन ओनली मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं आपको पूछूं, यहाँ 1s2 लिख दिया और मैंने पूछा इसमें से इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो बताइए जरा क्या होगा। मैं स्लाइड ये लिख लिया आपने, स्लाइड चेंज करना है। यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास दूसरे तरफ चलेंगे तो अपने पास देखिए ये 1s2 है ना बेसिकली, तो यानी इसमें एक बॉक्स होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक स्पिन अप जाता है और दूसरा स्पिन डाउन जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा ना वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यस सर। अगर मैं यही 2p5 दे देता आपको, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये चीजें मैं बस सिखा रहा हूँ, अभी आगे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कि हम इसमें क्या करते हैं कि पहले सिंगली फील्ड करते हैं, ठीक है। ये होन्स रूल वगैरह पढ़ना है तो 1 2 3, फिर वापस आएंगे 4 5। अब इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने को देना, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये एक दूसरे को कैंसिल, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक बचेगा तो यहाँ पे h अपॉन 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे s का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ प्लस 1, इससे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और यहीं पे अगर 2p3 दिया होता ना, तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, स्पिन अप में होते हैं, तो सबसे पहले हाफ प्लस हाफ ऐड करता तो 3/2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है h/2 पाई, h अपॉन 2 पाई 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 हो जाता है। तो ये हो जाता है इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यस सर। चलिए क्वेश्चन कराता हूं, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। कैलकुलेट the value of NL and M for 7p y orbital. हो जाएगा अदिति? यस सर। एक टेक योर टाइम। सर N7 हो जाएगा, हाँ, n equals to 7, L1 हो जाएगा l is equal to 1, और M0 हो जाएगा। +1 और -1 भी हो सकता है।
ओके सर। 0 भी हो सकता है, 0 ओके। देख लेंगे। L इज इक्वल टू 1 पे m का वैल्यू क्या होगा, -1 0 1, तो ये 1 से जो होता है -1 +1 ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n l एंड m n l and m for 3s और white। बताइए। हो गया। सर n है 3 हम्म और m है 0। n है l 3, भी n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो और m m भी कितना आएगा, 0 m भी 0 आ जाएगा। और n, s +½ और -½ हाँ प्लस हाफ माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया नहीं हो तो s की बात नहीं किया हो ना मैंने, ओके s की सर। बात नहीं, ठीक। नेक्स्ट, कैलकुलेट n l एंड m फॉर 5dz²। मैं एक बार ये लिखवा देता हूँ आपको लाइन से। जो m का वैल्यू होता है -2 -1 0 1 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू लिखवा देता हूँ। -2 का dxy होगा, फिर इसका हो जाएगा dyz हो जाएगा, फिर आता है 0 पे dz² होता है, ठीक है। क्या होता है dz², उसके बाद ये आता है dxz या dzx, उसके बाद आता है आपका dx² - y²। ओके सर। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए। सर n का 5 होगा क्या? और l का वैल्यू, l का ये जो 0। नंबर होता है ना, यही होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कुछ पूछने यस की सर। जरूरत नहीं, वही हो जाएगा। सर l का l वैल्यू का 2 0 होगा, 2। d है ओके। d, ओके सर। और m का वैल्यू 0 हो जाएगा। यस। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। चलिए एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पहला है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू -½ b जो है आपका n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू ±½ c जो है आपका n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू ±½ कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल नहीं।
तो सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं। सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, यस सर। ये बी वाला। यस। मुझे यही वाला एक पॉसिबल दिख रहा है। ये प्लस माइनस भी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, प्लस है या माइनस है उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही एक पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल है क्योंकि n इज इक्वल टू 3 पे l का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है और इसमें 2 गिवन है, यानी l सही है। और l का वैल्यू इतने होने पे m का वैल्यू 0 तो हो ही सकता है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो भी 0 आ रहा है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगी तो भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यस ठीक है, और s का वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ हो ही सकता है, तो ये पॉसिबल है। जबकि ए देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 पे l का 0 होना पॉसिबिलिटी है, लेकिन m का वैल्यू -1 पॉसिबिलिटी है, l का वैल्यू 0 पे नो सर। नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। ठीक है, जबकि हम c की बात करते हैं, ठीक है, तो c की जब बात करते हैं, c की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू 2 पे l की वैल्यू 3 पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, नो सर। l की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आपका जो नॉट पॉसिबिलिटी होगा वो बस b होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल की पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये बी जो होगा वो पॉसिबल है, ओके सर। ए और सी जो है वो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्लियर है, यस सर। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, और इस सबसेल में कितने बॉक्स होते हैं, एक होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता यस है। सर। पी में तीन बॉक्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 होते हैं, 7 7 बॉक्स होते सर। हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात होती है तो देखिए अपने पास क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स आते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल सबसे पहला आ जाएगा आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, फिर आपके पास आ जाता है एक n+l रूल। ठीक है, n+l रूल भी आता है, n+l रूल, n+l रूल के हिसाब से ही हम फिलिंग करते हैं। फिर थर्ड आ जाता है आपके पास हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल या मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, और एक और आ जाता है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फोर्थ क्या आ जाता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये 4 रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, यस सर। लिख लिया आपने। अफवाउ प्रिंसिपल के बारे में कुछ यस पता है सर। आपको? नो सर। नो सर। चलिए, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल वगैरह, शेप्स के बारे में कुछ पता है? तो किसके बारे में? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, सर उतना आइडिया नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको स्टेटमेंट देता हूं मैं। इट स्टेट्स दैट in ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of increasing energies, order of their increasing energies, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी जब फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसको अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अफबाउ प्रिंसिपल होता है ना आपका, ये होता है
जो इंक्रीजिंग एनर्जी है वो हम डिटरमाइन करते हैं N+L रूल से। किससे करते हैं? N+L रूल से। और बेसिकली N+L रूल का वैल्यू जिसका छोटा होता है वो पहले फिल किया जाता है, जिसका बड़ा होता है उसको बाद में फिल किया जाता है। इन केस अगर दो N+L का वैल्यू सेम आ जाए तो हम उसको ज्यादा प्रीफर करेंगे जिसका N का वैल्यू सेम हो। एज फॉर एग्जाम्पल खुद ही देखिए, यहाँ पे जस्ट सपोज अगर आपके पास 3D, एक मिनट रुक जाइए, अदिति, हेलो अदिति। यस सर। तो मैं कह रहा था यहाँ पे N+L रूल के हिसाब से हम फिल करते हैं, जिसका N+L रूल के हिसाब से N+L, N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। इनका वैल्यू जिसका मिनिमम आएगा वो पहले फिल होगा और जिसका ज्यादा आएगा वो बाद में फिल होगा। इन केस दोनों बराबर हो गए, जैसे 3D और 4s की बात करते हैं, इसकी N+L करते हैं तो यहाँ पे N का वैल्यू 3 और D का L का वैल्यू 2 होगा, ये 5 हो गया। और यहाँ पे ये 4, सॉरी 3D नहीं 3P लेते हैं हम लोग, तब बराबर आएगा, नहीं तो ये तो 4, 3P लेते हैं हम लोग। P का वैल्यू 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 4 4। आ जाएगा कि नहीं? और यस। यहीं पे S का वैल्यू 0 तो ये 4। तो इनकेस जब दोनों का वैल्यू सेम होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है पहले उसको फिल करते हैं। बात समझ में आया? यस सर। तो N+ के L रूल के ये वाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला? इंक्रीजिंग एनर्जीज के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो उसके बाद N+L रूल आया, N+L रूल एनर्जीज डिटरमाइन कर दिया। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। तो इसका जो फिलअप होता है कुछ ऐसे होता है, आप ट्रिक कर ऐसे भी याद कर सकती हैं। 1s, ठीक है, तो यहाँ पे 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, और यहाँ पे कर सकती हैं 5s 5p 5d 5f, और 6s 6p बहुत है 6d, 7s भी कर सकती हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये सीधे जाएगा, फिर यू टर्न लेके आके वापस इसमें जाएगा 2s, फिर यू टर्न लेके आएगा और फिर क्या होगा 2p और 3s में फिल करेंगे। 3s के बाद हम किस में जाते हैं? 3p में, उसके बाद 4s में जाते हैं। ठीक है, और 4s के बाद में हम फिर यू टर्न लेके आएंगे तब 3d में जाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो 20-30 तक तो अब आपको याद हो जाना चाहिए एटॉमिक नंबर यस सर। रिंग तक। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होते रहता है। क्लियर है? यस सर। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम दूंगा मैं, उसका एटॉमिक मतलब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। एज फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, इन सब का करिए जरा।
कर लिया आपने? सर ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p4। 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 8 वो होता है। यस फिर सर। इसका कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 1s2 2p5। 2s2 2p5 इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। और उसका 1s2 ये 2। आपका होता है नोबल गैस, नोबल 18th ग्रुप, यस जीरो ग्रुप जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर करेंगे तो आप ऐसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s 3s1। 3s1 हो जाएगा। और इसका जो दूसरा तरीका होता है इसके में करने का, तो ऐसे कर इसके सकते आगे हैं, नोबल गैस लगा देते हैं किसी नियॉन से। और उसके बाद 3s1। वेरी गुड। सिलिकॉन का करिए, फॉस्फोरस का करिए, एक से। और आर्गन का उसके बाद कैल्शियम का करिए। सर सिलिकॉन की 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 3s2 3s2 3p2 3p4 हो ना। 3p2 3p2। यस। मैं सल्फर सोच रहा था। यस। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस क्या आ की जाएगा? 3p2 आ जाएगा। फास्फोरस की एक तो इसको 1s। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इधर देख लीजिए जरा। यस ऐसे भी लिख सकते हैं कि नियॉन, नियॉन के बाद 3s2 3p2 3s2 3p2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस यस टर्म सर। में भी आना चाहिए। फॉस्फोरस में क्या आ जाएगा? 3p3 आ जाएगा, बाकी सब सेम। यस सर। आर्गन का करिएगा तो 3p6 हो जाएगा, बाकी सब सेम। यस सर। कैल्शियम का करिएगा 3p6 के बाद 4s2 आ जाएगा। देखिए 3p6 के बाद 4s2 आ जाएगा। यस सर। बस स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब आपको जो करना है सही से, वो ये करना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये करना है सही से, क्योंकि यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। और निकल इसमें के कहीं कहीं नीचे एक्सेप्शन है। कॉपर है। जी, सर निकल के निकल नीचे के। कॉपर है। ओके। जी, कुछ नहीं सर। हो गया। स्कैंडियम हुआ। स्कैंडियम का करने के बाद बता दीजिए सीधे सीधे, एक एक सर इंक्रीज करता जाएगा। आर्गन और फिर 3d1 4s2। आर्गन, यस सर। एक बार पूरा बता दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 यस। 3p6 4s2 3d1, यही होगा यस। ना? यस सर। अभी जिंक को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये बोल दिया कि सर आर्गन 4s2 3d1, है ना? सर चलिए इसी के टर्म में इसका देखेंगे तो क्या होगा? आर्गन बताइए जरा। 4s2 3d 3d2 3d2। ठीक है, वेनेडियम देखेंगे तो आर्गन 4s2 4s2 3d 3d 3d
अदिति? T3 हाँ, यहाँ पे क्रोमियम में आर्गन 4s2 3d, 4 3d4, इसमें देखिए आर्गन 4s2, जल्दी जल्दी बोलिए। 4s2 3d5, 3d5 फिर फिर आर्गन 4s2 4s2 3d6 3d6, ठीक है। कोबाल्ट का भी यही आ जाएगा 3d7, 7 और निकल का भी फिर यही आ जाएगा 8 3d8। कॉपर का देखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं आर्गन, 8 क्या आ जाएगा 4s2 3d। 9 और जिंक का अगर हम देखें तो जिंक का क्या आ जाएगा, आर्गन 4s2 2 3d10, 10। ठीक है। यस सर। यहाँ पे आपका क्रोमियम वाला गलत है और कॉपर वाला गलत है, ठीक है। ओके ये एक एक्सेप्शन होता है, ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है जिस फॉर्म में लिखने वाला हूं मैं। जैसे क्रोमियम का अगर देखेंगे तो क्रोमियम का क्या होगा, आपका आर्गन इसको हाफ फील्ड कर देता है, ये फुल फील्ड के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और ये हो जाएगा 3d5। सिमिलरली कॉपर को भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड कर देता है आर्गन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 4s1 आ जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है। बेसिकली ये केस क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए इधर उधर कर देता है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक अपना क्लियर है। किसी भी चीज का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप इजीली कर सकती हैं, है ना। अब यस देखिए, सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि Zn+2 का, सॉरी, क्रोमियम+2 का कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो क्रोमियम प्लस का पहले करिए, Cr+ का कॉन्फ़िगरेशन करिए, Cr+ का, और Cu+2 का कॉन्फ़िगरेशन करिए। सर Cr+ का, हाँ, Cr+1 या प्लस का। सर उसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? सर आर्गन के टर्म में बोलिएगा, आर्गन। सर आर्गन के टर्म में नहीं, वैसे ही बोल दीजिए 1s2 आर्गन 2s2। 3d5 और 4s1। तो इसमें फर्क क्या पड़ रहा है क्रोमियम में? हमें Cr+ के +1 का पूछा हूं ना, Cr+1 का कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका तो आइडिया Cr+ का मतलब क्या होता है, Na+ का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें नहीं। और 1 कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है इसमें, Z कितना है इसका? सर सोडियम का हाँ, एटॉमिक नंबर, नंबर 23। एटॉमिक नंबर 23 होने लगा। नो फिर आप मास नंबर बता रही हैं ना। का सोडियम 11 12 11 प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 20 11 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितना है? सर 12 एक सर 11 है ना प्रोटॉन। यस सर। उतना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, भूल गई? इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और Na+ में कितने हैं? Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये न्यूट्रॉन तो 12 होगा। तो हमें यस जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो 10 वाले का करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2। 10 इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 4 + 6 कितना हो गया, 10 यस सर। हो गया। तो ऐसे ही यस क्रोमियम सर। प्लस का मैं करता हूँ, तो सबसे पहले तो इसका आसान वाला आना चाहिए, ठीक है। ये यस 3s1 सर। होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब क्रोमियम क्रोमियम प्लस से पहले ना आप क्रोमियम का किया करिए, दैट विल बी मच बेटर, ठीक है, प्रैक्टिस भी ओके होगा। सर। 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. This one is the right. Yes sir. अब हमें Cr प्लस का निकालना है, तो बताइए भाई Cr प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। Cr प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 3d5 में से निकालेंगे। नहीं, लास्ट शेल से निकालते हैं। तो इसको देख के एक सवाल है मेरा, इसको देख के बताइए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को, लास्ट शेल कौन सा है, और एक्चुअल में इसमें शेल कितने शेल हैं? सर इसमें लास्ट सेल एस है क्या? एस शेल होता है, एस सेल होता है, एस पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ। एस पीडीएफ ये सब क्या होता है? सब शेल होता है ना। यस सर। तो इसमें बताइए शेल, लास्ट शेल कौन सा है जो लास्ट नंबर पे आए? यस जो सर। लास्ट नंबर पे आएगा, तो इसमें लास्ट नंबर पे कौन आ रहा है? 3d5। नहीं, वो लिखने का तरीका है। अगर मैं आपसे बड़ा हूं, ठीक है, और आपके पीछे लग गया, तो आपसे छोटा हो गया क्या? नो सर। इसमें अब फिर लास्ट सेल कौन सा होगा? 4s 4 4 होगा ना। 3। तो एक इलेक्ट्रॉन यस कहाँ से निकालेंगे हम लोग? यहाँ से निकालेंगे। 4। तो ये यस सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, या ना लिखिए, 4s को ही हटा दीजिए। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3d5 आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा कि नहीं? यस सर। इजी है। यस सर। अब इसको मैं बताइए, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन किया हूं, कितने शेल हैं? अगर कॉन्फ़िगरेशन से अगर मुझे पता करना हो कि कितने शेल हैं, ठीक है, तो बताइए कितने शेल हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन शेल्स। नहीं, शेल का मतलब क्या होता है? KLMN होता यस है ना। सर। तो कितने हैं इसमें? सर शेल कितने हैं? इसमें 1 2 3 4, कितने हैं? इसमें 4 शेल है। देखिए, पहला शेल, यस सर। दूसरा शेल, यस सर। तीसरा में। तीसरा शेल, और ये चौथा शेल। ओके सर। ये जो 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो वो सब सेल्स के लिए रिपीट हो रहा है, सब शेल के लिए। 3s 3p 3d। क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछ दूं यहाँ पे कि Mn+4 का कॉन्फ़िगरेशन करिए, सबसे पहले आप Mn का करिए। Mn में कितने शेल हैं ये बताना है आपको, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स होते वैलेंसी हैं बता दीजिए आप। बाहर, सबसे बाहर शेल में आउटर कितने मोस्ट इलेक्ट्रॉन? और इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक, तो शेल ही बता दीजिए आप पहले। सर किसका? मैग्नीशियम का। मैंगनीज है ये, Mn है, मैग्नीशियम नहीं। हो गया। चलिए देखिए, ये यस। मैं कराता हूँ। ओके। इसका 25 होता है एटॉमिक नंबर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। अब इसमें से हमें क्या करना है? Mn+4 करना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 में से सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम DPS पे आते हैं, क्योंकि पहले S भरते हैं, फिर P, फिर D। तो लास्ट से निकालना शुरू करते हैं। तो 4s से तो सबसे पहले लास्ट वाले सेल से निकाल लिए, अब उसके बगल वाले सेल से भी निकालना है। तो उस सेल में जो लास्ट में सब सेल आता है वहां से निकालते हैं। 2 यहां से निकाल लिया, 2 यहां से निकाल लिया, 3d3 हो गया। यस सर।
ठीक है, तो ये तरीका है निकालने का। कॉन्फ़िगरेशन आप 1 to 30 खुद से लिख के करिएगा विद अपने आप, कभी CR+3 कर दिया, कभी CR+6 कर दिया, ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करिएगा। ओके नेक्स्ट सर। क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे हो जाए। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।